नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मित्रों। आप पढ़ रहे थे प्रत्यय। इससे पहले आपने तबियत, अनियर, क्षत्रि, शानच, मतुप, तल और त्वय इन प्रत्ययों को पढ़ा। प्रत्येक प्रत्यय की सारणी आपके पास है। पिछली क्लास में सबसे पहले इसकी सारणी बनी हुई है। उस सारणी में आप देखें, प्रत्येक प्रत्यय का शेष प्रत्यय का अर्थ आपको स्पष्ट नजर आए। अब आप पढ़ेंगे इन्हीं प्रत्यय का नाम है इन्हीं प्रत्यय। ये प्रत्यय है, इसका शेष रहता है इन। शेष रहता है इसका इन। ये ही आपको जोड़ना है। प्रत्यय जोड़ते समय आपको इसका प्रयोग करना है। इसका कोई भी नियम आपको याद नहीं करना है। तो देखिए, अर्थ वही है वाला या वाली। यदि किसी संज्ञा के बाद में वाला या वाली अर्थ दिया हो तो आपको इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, यथा, जैसे ये है बल। क्या है? बल। बल में प्रत्यय आपको जोड़ना है इन्हीं। ठीक, तो आपको जोड़ना है इन। ये बन गया बल। कोई नियम नहीं, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं। बल, धन प्लस इन्हीं। धन में इन्हीं जोड़ना है। ये बन गया धन। धन वाला। ये है जैसे ज्ञान। ज्ञान में जोड़िए इन्हीं। क्या बन गया? ज्ञान। अब जैसे संज्ञा है योग। संज्ञा है भोग। जैसे संज्ञा है रोग। जैसे ये है मल। इनमें जोड़ना है इन्हीं।
एनी, एनी और एनी। कोई नियम नहीं, तरीका वही है। एनी प्रत्यय जहां दिया हो, एनी का आपको एन लगाना है। एनी का जो ये प्रत्यय है इसका आपको लगाना है एन। तो ये बन गया योगिन। भोगिन, रोगिन, मल। गुण, हस्त, इसका बनेगा गुणन, इसका बनेगा हस्त। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है प्रत्यय जोड़ना है और प्रत्यय हटाना। इसमें प्रत्यय यदि पूछता है तो इसके अंत में लगा हुआ है एन, जहां एन लगा हो वहां प्रत्यय लिखना है एनी। एनी यदि जोड़ना है तो आपको जोड़ना है एन। ये तो है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा कौन सा? वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में हमें क्या करना है? तो मैंने आपसे पहले कहा है कि वाक्य प्रयोग में तीनों लिंगों में उसके रूप बनाने होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। अब देखिए, वाक्य प्रयोग नंबर 1, ये है पुल्लिंग। नंबर 2, ये है स्त्रीलिंग। नंबर 3 और ये है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग ई, इनौ, इन्हें। ये है पुल्लिंग ई, इनौ, इन्हें। ई, इनौ, इन्हें। अब आती है स्त्रीलिंग। ईनी, इन्यौ, इन्य। इनी, इन्यौ, इन्य। अब आता है नपुंसक लिंग। इन, इनी,
और ई। ये वाक्य प्रयोग आपको करना है यदि इस प्रत्यय का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो। कोई नियम नहीं। इससे पहले दो प्रत्यय हैं तल और त्वय, उनके भी कोई नियम नहीं, सीधे आपको जोड़ने। वे दोनों जो प्रत्यय हैं तल और त्वय, उनमें तो ये रूप भी नहीं बनते, तीनों लिंगों में तीनों वचनों में एक समान रहते। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रत्यय आता है ठक। ये प्रत्यय है। अब आपको ठक प्रत्यय करना है। इसका भी अर्थ वही है, बालाया बाल। इसका भी जो अर्थ है वही है, बालाया बाल। अब देखिए, ठक, ठक का शेष रहता है एक। ठक का भी शेष रहता है एक। अर्थ है बाला या बाली। अर्थ क्या है? वाला या बाल। इसमें एक नियम काम करता है, उस नियम के अनुसार आपको इस प्रत्यय को जोड़ना। प्रत्यय का नाम है ठक। शेष रहता है एक। लगाना है एक है, यानी विसर्ग और लगा देना है आपको बस। अर्थ है वालाया बाल। प्रश्न वही तीन, प्रत्यय को जोड़ना, प्रत्यय को हटाना और वाक्य प्रयोग। नियम, इस प्रत्यय का नियम है कि यदि संज्ञा के उपधा में एक वर्ण, यदि संज्ञा के उपधा में एक वर्ण लगे हों, कौन से वर्ण? एक वर्ण, एक वर्ण लगे हों तो, यदि संज्ञा के उपधा में एक वर्ण लगे हों तो इनको वृद्धि वर्ण में वृद्धि वर्ण में, कौन से वर्ण में? वृद्धि। एक वर्ण कौन से हैं? वृद्धि वर्ण कौन से हैं? ये भी आपको फिर से समझना। वृद्धि वर्ण में क्रम से बदल देते। अब देखिए, ये है एक वर्ण ई ओ
री और लिल। इनकी संख्या है 4। ठीक, अब देखिए वृद्धि वर्ण को इक वर्ण को हमें वृद्धि वर्ण में बदलना है। इक वर्ण को हमें वृद्धि वर्ण में बदलना है। सीधी जो वृद्धि वर्ण है, सीधे जो वृद्धि जो वर्ण है वो वृद्धि वर्ण है आ, आई और आ। ठीक, अब ये वृद्धि वर्ण में कैसे बदलते हैं, किस क्रम से ये वृद्धि वर्ण में बदलते हैं, वो क्रम आपको समझना है। तो देखिए पहले एक वर्ण को हम गुण वर्ण में बदलते हैं। ई का गुण वर्ण है ए, ऊ का गुण वर्ण है ओ, और री का गुण वर्ण है आई। ठीक, ली का गुण वर्ण है आई। वृद्धि संगत जो वर्ण है उन वर्णों की संख्या ये है 3 आ, आई और औ। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये है री को बदल दिया हमने अर में, लरी को बदल दिया अल में, तो वृद्धि किसकी होगी, ए की। तो ए की जब वृद्धि होगी तो ए को बदल देंगे आ में, तो ये बन गया आर। ये आर न्यू होता है। अल की जब वृद्धि होगी तो इसका बन जाएगा आर, जिसका प्रयोग हम बहुत कम ही इस स्थानों में करते हैं। आर का प्रयोग तो अधिकांश मिलता है, बहुत नियम इसके मिलते हैं, लेकिन आर का प्रयोग बहुत कम मिलता है। मुख्य तीनों का ही प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए ई को बदल दिया ए में, क्योंकि ये कौन सा वर्ण है, गुण वर्ण। ये कौन सा वर्ण है, एक वर्ण। ई का गुण वर्ण हुआ ए। अब वृद्धि ए की वृद्धि होती है आई, ओ की वृद्धि होती है आओ। ये है इसका स्पष्ट तरीका। ई की वृद्धि, अब डायरेक्ट आप बदलिए, ई की वृद्धि है आई, ऊ की वृद्धि है औ, और री की वृद्धि है आर, और ली की वृद्धि है आर। लेकिन ये आर में किन परिस्थितियों में गुजरते हुए पहुंचता है, कैसे यह ए वर्ण आ में बदलता है, या ई वर्ण आई वर्ण में बदलता है, ऊ वर्ण औ वर्ण में बदलता है। तो ये मैंने आपके लिए सारणी के माध्यम से बताया है कि पहले एक वर्ण को गुण वर्ण में बदलते हैं और गुण वर्ण ही वृद्धि वर्ण में बदलते। संधि जो होती है वो एक वर्ण पर ही टिकी हुई संधि होती है। स्वर जो संधि है, दीर्घ जो संधि है वो समान वर्णों से मिलकर बनी है, लेकिन अगली जो संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि, ये चारों संधियां एक वर्ण से होकर ही गुजरती हैं। यानी ये जो वर्ण है ये ही इन चारों संधियों के जन्मदाता माने गए हैं। यानी इन्हीं के द्वारा अगली संधि स्टेप बाय स्टेप अपना रूप धारण करती है। एक वर्ण को ही हम यण वर्ण में बदलते हैं, एक वर्ण को ही हम गुण वर्ण में बदलते हैं। ठीक, कितनी संधियां हुई, तो यण का मतलब यण संधि, गुण का मतलब गुण संधि।
फिर गुण वर्ण को हम वृद्धि वर्ण में बदलते हैं। गुण वर्ण को हम किस में बदलते हैं? वृद्धि वर्ण में। तो कितनी संधियां हो गई? गुण वर्ण जो है वो ईच वर्ण इस नियम में आते हैं, गुण वर्ण ही मान के चलिए। तो इनको हमने वृद्धि वर्ण में बदल दिया। तो एक वर्ण यदि नहीं होते, अब देखिए एक को यण में बदल दिया। तो यण यानी जो वर्ण परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद यदि किसी वर्ण को उसकी प्रारंभिक अवस्था में यदि हम ले जाते हैं तो उसी का नाम है संप्रसारण, जो कई बार आपको हमने पढ़ाया। यण वर्ण को भाई एक वर्ण को बदल दिया हमने यण वर्ण, यण वर्ण को एक वर्ण में बदलना यानी उनके माता पिता तक पहुंचाना। किसी पुत्र की पहचान होती है माता पिता से। माता पिता पैदा करते हैं पुत्र को, लेकिन पुत्र की पहचान होती है माता पिता से। तो पुत्र की पहचान जब हम बतलाते हैं, माता पिता का नाम लेते हैं, तो पुत्र को माँ बाप तक पहुंचाना, उनके नामों का वर्णन करना, उनके गुणों का बखान करना, यही है संप्रसारण। निष्कर्ष ये है कि यण वर्ण को एक वर्ण में बदलना संप्रसारण कहलाता। तो ये नियम है कि यदि संज्ञा के उपदा में एक वर्ण लगे हों तो उनकी वृद्धि होती। क्या होती है? उनकी वृद्धि होती। अब देखिए, जैसे ये शब्द है विवाह और इसमें प्रत्यय जोड़ना है ठक। विवाह में आपको जोड़ना है ठक। तो ठक का कोई तीनों लिंग समान होती हैं, ठक की तीनों लिंग समान होती हैं, तल की तीनों लिंग समान होती हैं और त्वय की तीनों लिंग समान। तो वहां आपको लिंग वचन का ध्यान नहीं रखना है, केवल जोड़ने का ध्यान रखना है और हटाने का ध्यान रखना है। विवाह यानी ठक्का जोड़ना है आपको एक है। क्या जोड़ना है? एक है। अब नियम देखना कि यदि उपदा, उपदा किसी कहते हैं, उपदा का मतलब है पहला वर्ण। मित्रों, उपधा का मतलब है पहला वर्ण। पहले अक्षर पर जो मात्रा होती है उन्हें उपधा की मात्रा कहते। पहले वर्ण पर ये नियम ध्यान रखना है। उपधा का जो नियम है ना, उपधा का नियम हमेशा समान रहता है, प्रत्ययों में समान रहता है। उपधा की जो मात्रा होती है वो एक वर्ण में बदली जाती है, एक वर्ण जो होते हैं उन्हें गुण वर्ण में बदलते हैं, लेकिन ये जो प्रत्यय है इसमें हम एक वर्ण को वृद्धि वर्ण में बदलते हैं। अब देखिए, उपधा की मात्रा इसमें है ई। ठीक है मित्रों, ये है ई। अब ई को किस में बदलना है? आई में। इसमें बदलना है कि आई में। अब देखिए, जैसे संज्ञा है देव प्लस में था, इसमें उपधा की मात्रा है ए, इसमें बदलना है आई में। तो विवाह इसका बन गया वैवाहिक, और इसका क्या बनेगा? दैविक। दैविक, क्योंकि ए को किस में बदल दिया? आई। ए को किस में बदल दिया? आई में। अब देखिए आई, जैसे संज्ञा है से, इसको बदलना है यानी ठक प्रत्यय जोड़ना। तो मित्रों देखिए, उपधा की मात्रा है ई। अब ई की वृद्धि क्या होगी? आई। तो इसको बदल दिया आई, क्या बनेगा? सैविक है।
क्या बन जाएगा? सैविक है। ये है संज्ञाभूत। इसमें उपधा की मात्रा है ओ। उपधा की कौन सी मात्रा है? ओ। अब ऊ की वृद्धि होगी औ। ऊ की वृद्धि है औ। क्या बन गया? भौतिक है। क्या बन गया? भौतिक है। अब देखिए, ये है इतिहास। इसमें जोड़ना है ठक प्रत्यय। उपधा की मात्रा है ई, इसकी वृद्धि होगी आई। तो देखिए, ये ऐतिहासिक बन गया। ऐतिहासिक है, ये बन गया। तो ये शब्द जो बनते हैं जिनके अंत में इक लगा हो, उसमें आप समझ जाइए कि उसमें प्रत्यय है ठक। प्रत्यय कौन सा है? ठक। इसी का एक प्रत्यय और है ठन। इसका भी इक लगता है। इसका भी क्या लगता है? इसका भी इक लगता है। तो इतिहास का बन गया ऐतिहासिक। अब देखिए, संज्ञा है जीव। इसमें जोड़ना है ठक। उपधा की मात्रा ए, बदल दिया आई में। क्या बनेगा? जैविक है। अब जैसे मान लीजिए ये आ गया मर्म, ये आ गया धर्म, और ये आ गया चर्म, और ये आ गया कर्म। सभी के उदाहरण हैं। ई के उदाहरण भी हैं, ऊ के उदाहरण भी हैं, री के उदाहरण भी हैं। अब देखिए, इसमें उपधा की मात्रा क्या है? ए। इसमें ए, इसमें ए, और इसमें भी ए। अब ए को किसे बदलेंगे? आम। ए जो वर्ण है उसे बदलेंगे आम। तो इसका बनेगा मार्मिक है। इसका बनेगा धार्मिक है। इसका बनेगा चार्मिक है। और इसका बन गया कार्मिक। ठीक है मित्रों, तो ये दो प्रत्यय आपके लिए हमने पढ़ाए। पहला इन्हीं प्रत्यय, दूसरा ठक प्रत्यय। इन्हीं प्रत्यय का कोई नियम नहीं। ठक प्रत्यय का एक नियम है कि यदि किसी संज्ञा में उपधा में मात्रा लगी हो तो उनकी वृद्धि हो। अब ध्यान रखना है कि उपधा की मात्रा कौन सी होती है। इसका मतलब है कि पहले अक्षर पर, पहले वर्ण पर जो मात्रा होती है उन्हीं को हम उपधा की मात्रा कहते। पहले वर्ण पर जो मात्रा होती है उन्हें हम उपधा की मात्रा कहते। अगर उपधा में पहले वर्ण में ई लगा हो तो उसे बदलेंगे आई में,
ऊ लगा हो तो से बदलेंगे औ में, री लगा हो तो से बदलेंगे आर में, और री यदि लगा हो तो उससे बदलेंगे आर। ठक का क्या लगाना है आपको, इक है, इक पे विसर्ग लगाना, इक पे क्या लगाना है, विसर्ग। तो इस प्रकार से आप इन प्रत्ययों को जोड़ सकते हो। अब देखिए ये प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर कौन सा है, ये। अब प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो का मतलब है कि आपको प्रकृति और प्रत्यय छांटना है। तो छांटते समय प्रकृति प्रत्यय को पृथक पृथक करते समय यदि अंत में इक लगा हो तो आप बिना ही सोचे ठक प्रत्यय लिख दीजिए, एक के स्थान पर ठक लिखिए और शेष जो शब्द है उसे अलग से लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इस प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। ठीक है बंधुओं, अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या यदि आती है तो आप हमें बताएं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।